एआई इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के बाद इस बात को लेकर चर्चा तेज हो गई है कि वाकई में क्या देश में महिलाओं की तरफ से पुरुषों का भी उत्पीड़न हो रहा है। जिस तरह का मुकदमा जो एआई इंजीनियर सुभाष के ऊपर लिखाया गया, उन्होंने 1 घंटे 20 मिनट का एक वीडियो बनाया, 26 पेज का सुसाइड लिखा और अपना पूरा दर्द बताया। किस तरह से जो युवा पीढ़ी है, जो खास करके लड़के हैं, वो इस तरह के मुकदमों में फंसते जा रहे हैं। देखिए, जिस तरह से लोग, जो महिलाएं होती हैं, वो अपनी पेरेंटल हाउस से ज़्यादा मोटिवेट हो रही हैं। वो अपनी जो ससुराल है वहाँ पे अपने पेरेंटल हाउस से भी ज़्यादा सुख सुविधाओं की मांग करें कि इस तरह का होना चाहिए, हमारा सफल उस तरह का होना चाहिए। ज़्यादा आकांक्षाएं लेके आ रही हैं जो कि प्रभावित कर रही हैं। यही मेरा कहना है। जब इस तरह के मुकदमे लिखाए जाते हैं तो इस बात का भी ध्यान नहीं जाता था, आदमी ध्यान नहीं देता कि कभी हम साथ रहते थे या हमारा छोटा बच्चा है। मुकदमा लिखा गया 10 लाख रुपए दहेज का, कहा जा रहा है कि 40 लाख से ज़्यादा उनकी सैलरी थी। तो मतलब जब मुकदमा इस तरह का फ्रेम किया जाता है तो सब कुछ आदमी भूल जाता है। देखिए, जब हमारी सीआरपीसी थी तो 498 में हम लोग जाते थे। अब इसीलिए बेनिफिट आया है कि पहले 223 में बुलाएंगे, डायरेक्ट उनको सम्मान करके मुकदमा कंटेस्ट नहीं होगा। पहले अपोजिट पार्टी को सुना जाएगा, तब होगा। अब आने वाले टाइम में आप चेंज देखेंगे हमारे बेनिफिट को आने से। बहुत बड़ी संख्या में युवा है, खास करके इस तरह के मामलों में सुसाइड करने की संख्या बढ़ती जा रही है। देश में बहुत सारी ऐसी स्टडीज हो सकी। कानून आखिर इतना कमज़ोर कब क्यों हो जाता है कि एक आदमी इतनी सारी पेशियों पर जाए, उसके बाद उसके ऊपर डाबरी का मुकदमा उसके ऊपर हो, उसकी बहन के ऊपर हो, उसके भाई के ऊपर हो, उसके बूढ़े माँ बाप के ऊपर हो। ये थोड़ा लॉ का वेपनाइजेशन करने वाली बात है। कुछ अधिवक्तागण ही हैं जो मतलब लोगों के लिए ऐसा करते हैं, और ये करना मतलब अपने अपने विचारों की बात है। कुछ महिलाएं होती हैं जो इसका वेपनाइजेशन करके अपने जो ऑपोजिट पार्टनर हैं उसको परेशान करना चाहती हैं, हैरेस करती हैं, जिनका मेल्स इतना खुल के बात नहीं कर पाते हैं। तो यही सब प्रॉब्लम्स हैं। अब जैसे भैया ने बोला है कि बीएनएसएस आया है, तो अब चेंजेस आएंगे धीरे धीरे। क्या बीएनएसएस में क्या ऐसा है जिससे चेंजेस होंगे? अभी सर ने, जैसे भैया ने बताया कि पहले उनका ट्रायल नहीं होगा, पहले उनको बुलाया जाएगा, जज साहब समझेंगे कि ये जेन्युइन है, प्राइमा फेसी है कि नहीं है, और मतलब जेन्युइन केस है कि नहीं। और ये सिर्फ इस बिना पे तो नहीं है कि हम अपने ऑपोजिट पार्टनर को परेशान करें या फंसाना चाहें या उनसे पैसे एक्सटॉर्ट कराएं। जैसे काफ़ी केसेस तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि सिर्फ पैसे एक्सटॉर्ट कराने के लिए ही वो प्लानिंग करके शादी का या उस टाइप से पूरा प्लान करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हैं जो प्रॉब्लमेटिक हैं। ठीक है, दोनों तरफ से बात करें। जब आप एक लड़की के पक्ष से बात करें जो मुकदमा पंजीकृत करा रही है, एफआईआर कर रही है, और एक लड़का जिसके ऊपर इस तरह का एफआईआर हो रहा है, जो 1 घंटे 20 मिनट का वीडियो बनाता है, 26 पेज का सुसाइड नोट लिखता है, वाकई में एक बहुत बड़ा बहुत मतलब तकलीफ का समय उसके लिए होता होगा जब उसके साथ रहने वाली उसकी पत्नी इस तरह से डॉबरी एक्ट में उसको फंसाती होगी। मुकदमे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। एक्चुअली बात यह है कि ये जुडिशरी के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि कुछ मैटर्स ऐसे हैं जो जेन्युइन होते हैं, लड़कियों के ऊपर वाकई में अत्याचार होता है, डाउरी, बट कुछ जगह पे ऐसा होता है कि ये जो एक्ट्स वगैरह बनाए गए उसका मिसयूज़ भी करती हैं लड़कियाँ। मतलब बात उस हद तक होती नहीं है। नॉर्मल डोमेस्टिक रिलेशन में हम लोग भी लोकल फैमिली से हैं, हमारी भी जॉइंट फैमिली होती है, हम लोग भी ये चीज़ देखी है। बट इसका मतलब ये नहीं कि जो आज की जनरेशन में मुझे लग रहा है ये ज़्यादा देखना जा रहा है, क्योंकि भले ही हम लोग के परिवार में भी मम्मियाँ हैं, दीदियाँ हैं, वो लोग किसी तरीके से अगर सिचुएशन अगर आज की जैसे देखो तो वो मम्मी भी हमारी कब का घर छोड़ के बैठ गई होती है अगर उस टाइम के देखा। और उस टाइम सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी जो फैमिली की वजह से। बट आज के टाइम पे क्या कि लड़कियां के अंदर वो सहन शक्ति रही नहीं गई। मतलब वो छोटी छोटी बातों पे ही लेके मुद्दा बनाने लगती है। कुछ विवाद होता है डोमेस्टिक रिलेशन, बट उस डोमेस्टिक रिलेशन में अगर कुछ विवादों को आजकल छोटी छोटी बातों में लेके उसको क्रिमिनल रंग या क्रिमिनल उसको वो रूप दिया जाता है, जबकि उसकी ज़रूरत होती नहीं होती है। अगर आप चाहे प्यार से बैठ के वो चीज़ सॉल्व की जा सके, और यही बीएनएस में तहत यही किया गया कि मीडिएशन की बात सबसे पहले प्रेफर की गई है कि अगर कोई एफआईआर लॉज होगी, लॉज होने से पहले एक मीडिएशन कराया जाएगा, जिस मीडिएशन में हस्बैंड और वाइफ दोनों को बैठा के दोनों को फैमिली को भी
बैठा के एटलीस्ट एक बातचीत करके कुछ समाधान निकाला जाए। अगर इन अपार्ट फ्रॉम अगर ऐसा नहीं हो पाता तो इसके फर्दर प्रोसीडिंग में भी सुप्रीम कोर्ट भी इस पर एक अवनीश कुमार वर्सेस बिहार का एक जजमेंट आया, जिसमें अगर ऐसा कुछ होता भी है कि हस्बैंड के अगेंस्ट FIR लॉन्च होती है, चार्जशीट आ जाती है, तो उसमें 41A की 41 का कंप्लेंस किए बिना आप उसको अरेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ये कोई कॉग्निबल ऑफेंस नहीं है और यहाँ पे 7 साल से ज़्यादा की सज़ा भी नहीं है। तो आप अगर कॉग्निबल ऑफेंस नहीं है तो आपको 41A की नोटिस देंगे, उसके बाद ही आप उसको अरेस्ट करेंगे अगर अक्यूज़ को करना होगा। इसके ऊपर भी एक सत्येंद्र कुमार अंटिल जी का एक जजमेंट है, जिसमें आपको सेम डे बेल का भी प्रोविज़न दिया अगर ऐसा मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट होता। और ये सब जुडिशरी यही सब मुद्दों को देखते हुए जुडिशरी धीरे धीरे चेंजेस कर रही है। इस पर जुडिशरी अपने हिसाब से चेंजेस कर रही है। और वही अगर राज्यसभा की बात की जाए, विधानसभा जो हमारी पार्लियामेंट है, उस पर भी BNS का लाने का मकसद भी यही था कि उसमें मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट को भी थोड़ा एक्सपेंड करके अच्छे से समझते हुए उसमें कुछ बदलाव किए गए, जो कि वाकई में हमारे कलीग जो उनकी बोले हैं कि समय आते आते देखिए कोई कानून है कि धीरे धीरे समय के साथ ही बदलता है और समय के साथ उसको चेंज किया था। कभी कानून कुछ और था, आज कानून कुछ और है और आगे कानून कुछ और होगा। कभी कभी दहेज उत्पीड़न का केस ही नहीं था, कोई धीरे धीरे आया, लोगों को लगा इसकी जरूरत। बिल्कुल, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में यही होता है कि अगर मान लीजिए सीधे सीधे कोई जजमेंट नहीं दिया होता, अगर किसी भी केस की तह तक जाना, उसकी जो अपने लोवेस्ट लेवल को टच करते होगा कोई सुप्रीम कोर्ट या कोई, मतलब मैं सुप्रीम कोर्ट की बात ही नहीं करूँ, मैं किसी भी देश की अगर जुडिशरी की बात करूँ, अपने लोवेस्ट लेवल को टच करते जब वो कोई जजमेंट देती है, तो वो जजमेंट एक जजमेंट नहीं, वो अपने एक लैंडमार्क जजमेंट या एक्ट या उसका रूप लेता है आगे जाके। इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट को इतना ज़्यादा वो प्रेफर किया था। और आपसे समझेंगे अतुल सुभाष का जिस तरह से मामला आपने देखा, इस मामले को देखने के बाद क्या लग रहा है कि मतलब आप सिर्फ कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे, कोर्ट के चक्कर लगाते रह जाएंगे और एक दिन हालात ये हो जाएंगे कि किसी भी आम व्यक्ति को जो एक घरेलू हिंसा का मुकदमा जिसके ऊपर लिखा हुआ है, उसे इतना बड़ा कदम उठाना पड़ेगा? सर देखिए, मैं तो आई एम नॉट लॉयर, बट एक कॉमन मैन की हैसियत से मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे चारों तरफ ना मतलब संस्कारों का पतन इतना ज़्यादा होता जा रहा है, ठीक है, चाहे वो मेरे घर की बेटी हो या आपके घर की बेटी हो, अब उसके अंदर संस्कार तो है नहीं साहब। तो मैंने तो देखा कि जनरल कंडीशन में लोगों की शादियां होती हैं, फिर आपस में वो शादियां चला नहीं पाते हैं, चाहे उसके लिए कोई भी जिम्मेदार हो, और फिर वो शादियां ना चला पाने के बाद वो प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं कि हम किस मुद्दे पे सामने वाले को फंसा सकते हैं, लीगली हम कानून का फ़ायदा कैसे दुरुपयोग कर सकते हैं। तो अब तो ये हो रहा है, मतलब ये जो आप एक केस देख रहे हैं, मुझे तो लगता है हर गली, हर मोहल्ले और हर शहर में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, क्योंकि वैल्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं। और वैल्यूज़ ख़त्म हो रहे हैं, अब रिश्ते चलाने के लिए लोग रिश्तों में जाते ही नहीं हैं, वो रिश्तों का भोग करने के लिए जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि किसी कोर्ट, किसी व्यवस्था के हाथ में अब चीज़ें रही हैं, चीज़ें बहुत बिगड़ चुकी हैं। और आई एम वेरी होपलेस कि क्या कानून इसमें कर पाएगा, क्योंकि कानून की भी अपनी लिमिटेशन है भाई। कानून क्या कर सकता है? कानून ने तो आपकी रक्षा के लिए कानून बनाया है, बट अब सामने वाले को उसका दुरुपयोग ही करना है, ठीक है, क्योंकि शादी मतलब ये लीगल कमिटमेंट से ज़्यादा मॉरल कमिटमेंट है और मॉरलिटी ख़त्म हो रही है। तो हम किस व्यवस्था की तरफ जा रहे हैं, ये समाज को बहुत व्यापक स्तर पे सोचना चाहिए मुझे लगता है। और कब तक हम इससे बाहर आएंगे या नहीं आ पाएंगे, मैं आई एम वेरी बिकॉज अपने रिलेशंस में आसपास ही देख रहे हैं चीज़ें कितनी ख़राब होती जा रही हैं, लोगों को पेशेंस नहीं है। एक मिनट की बात करेंगे आपसे। जिस तरह से जो दहेज के मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, बहुत सारे युवाओं को देख रहे हैं आप, कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाकर सुसाइड कर रहे हैं। अभी एक जो मामला सुभाष का आया, इसने पूरी दुनिया का ध्यान इस बात के लिए आकर्षित किया कि जो ये मुकदमा बना है दहेज उत्पीड़न का, वाकई क्या इसका सही इस्तेमाल हो रहा है? नहीं, इसका इस्तेमाल तो ज़्यादातर गलत ही हो रहा है, और मेरी समझ से कोर्ट के बजाय इसका अलग से कोई इंतजाम होना चाहिए कि जहाँ पर दोनों पक्षों को बैठा करके सुलह के जरिए इसको तय किया जाए। ये कोर्ट में बड़ा लंबा चलता है और कोर्ट की प्रोसीजर में डेट पर डेट कहीं जज नहीं, कहीं छुट्टी हो जाती, कहीं हड़ताल हो जाती है, तो बड़ा हाँ, तो ये लंबा पीरियड जो है ये एक तरह से परिवार को तबाह कर देता है। तो मेरे विचार से ये कोर्ट के बजाय अलग से इसकी सरकार व्यवस्था करे, जो डोमेस्टिक अफेयर्स हैं या डोमेस्टिक जो भी मामले हैं वो ये तय किए जाएं और अर्लियर तय किए जाएं। जब इस तरह के मामले आते हैं तो खाली लड़का ही नहीं, पूरा परिवार, लड़के के माँ बाप, उसकी बहन, उसके बहनोई,
मतलब आसपास के लोगों का भी मुकदमा, चाचा चाची या घर में जितने सारे लोग हैं सबको लोग नामजद कर देते हैं। इसके पीछे मंशा तो सिर्फ एक समझ में आती है कि बस टारगेट करना। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मैं वही कहना चाह रहा हूँ ना कि भाई मुझे ऐसा लगता है कि आपकी हमारी व्यवस्था में ना एक बहुत बड़ी कोई कमी है, जिसमें हमारा एक बैलेंस होना चाहिए, सोशल बैलेंस होना चाहिए। शायद एथिक्स की को सिखाने में कमी है माँ बाप की, बेटे और बेटी दोनों में। उनको हैंडल पेशेंस तो है ही नहीं। जो हस्बैंड वगैरह होते हैं, देखिए लड़की क्या होती है, अगर शादी करके जब विदा होके जाती है तो विदा होके वो अपना पूरा परिवार छोड़ के जा रही है, और वो वहाँ जा रही है अपने एक हस्बैंड के भरोसे से कि वो उसका हस्बैंड वहाँ पे है। उसके अलावा वो जो फैमिली उसको अपनाने की भी पूरी तरह से कोशिश करती है। हालांकि कभी कभी समाज में होता है कि हम लोग एक तरफा सोचते हैं, कभी कभी लड़की के बारे में सिर्फ सोचते हैं कि बस लड़की ही सही है। बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि सिर्फ लड़कियाँ सही होती हैं, और बहुत से लोग ऐसा भी सोचते हैं कि नहीं, लड़कियाँ ही खराब होती है, उसका मिसयूज़ करती हैं एक्ट का। बट ऐसा है नहीं, थोड़ा बैलेंस रह के चलना जरूरी है। मुकदमों को लिखाने से पहले लोगों को सोचना समझना चाहिए, क्योंकि ये मामले लगातार देश में बढ़ रहे हैं और जिस तरह से ये घटना सामने आई इसने सबको हैरान कर दिया, सबको चौंका दिया। और हम अधिवक्ता समाज के बीच में भी थे, उनका भी ये मानना था कि ज़्यादातर इस तरह के जो मामले होते हैं वो केस सिर्फ रिवेंज के होते हैं, गुस्से में मुकदमे लिखाए जाते हैं और एक बदला लेने की प्रवृत्ति होती है। शायद यही वजह है कि बहुत सारे परिवार भी इस तरह के मुकदमों की वजह से बर्बाद हो जाते हैं। सियासी चौक के इस खास कार्यक्रम में हम वाराणसी में हैं और आज बात हो रही है एआई इंजीनियरिंग कॉलेज के उस छात्र के सुसाइड की, जिसके सुसाइड के बाद 498A में जो कानून है उसके तहत फंसाने की जो बात आई है, उस पर हम बात करने के लिए आज वाराणसी में हैं। हमारे साथ युवा हैं, अधिवक्ता हैं, सीनियर सिटीजन हैं, सब लोग हैं और उनसे बात करेंगे। जिस तरीके से सुभाष की मौत के बाद 498A का दुरुपयोग करने की बात कही गई, किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, ये जो मैटर है निश्चित रूप से अत्यंत दुखद है, लेकिन मैं इसको पूरे जुडिशियल सिस्टम के परिप्रेक्ष्य में देखता हूँ। देखिए, कानून जो बने हैं उनके मंशा पे हम कोई एतराज़ नहीं उठाते हैं। इस देश में महिलाओं पे उत्पीड़न होते रहे हैं, होते रहेंगे, लेकिन जो मॉडर्न इरा चल रहा है, दिक्कत ये हो रही है कि हम उस मॉडर्न इरा के साथ जो डेवलपमेंट हो रहे हैं, जो पाश्चात्यकरण हो रहा है, जो वेस्टर्नाइजेशन हो रहा है, और उससे जो पति पत्नी के रिलेशन पे जो इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, उसको हम लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। किसी भी एक आदमी को कह दिया कि हर मामले में पति दोषी है या हर मामले में पत्नी दोषी है, ये गलत होगा। कहीं पे पत्नी दोषी है, कहीं पति दोषी है। इस मामले में लगता है कि पत्नी दोषी रही होगी, क्योंकि इतना बड़ा कदम पति ने उठाया है, तो पत्नी निश्चित रूप से उसको मजबूर कर दी है कि वो आत्महत्या कर ले। लेकिन आप इसके बैकग्राउंड में जाइए, जो तमाम मुकदमों की बात आ रही है। देखिए, जब एक पति पत्नी का रिलेशन गड़बड़ाने लगता है और वो मुकदमेबाजी या कचहरी के दहलीज पे जाता है, तो बतौर वकील 3-4 ऑप्शन होते हैं औरत के पास। पहला, वो 125 का मुकदमा करती है, मेंटेनेंस का, कि हमारे पास कोई आय का साधन नहीं है, लिहाजा हमारे पति से एक गुजारा भत्ता दिलाया जाए। दूसरा, जो नया कानून बना घरेलू हिंसा वाला, उसमें पूरे खानदान को पार्टी बना देती है और कहती है कि जो है पूरे घर वाले हमको उत्पीड़ित कर रहे हैं, मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो घरेलू हिंसा का 2 मुकदमा। तीसरा, आईपीसी में जो अब नया कानून बन गया, उसके कंसिक्वेंट जो धाराएं हैं, उसमें जो उत्पीड़न का, जो दहेज उत्पीड़न का मुकदमा है, वो दर्ज हो जाता है। तो जो पुरुष पक्ष है वो उत्पीड़ित होने लगता है और वो मुकदमे का एक सीरीज शुरू हो जाता है। इस मामले में भी मुकदमे हुए होंगे। हमने 24 पेज का जो सुसाइड नोट नहीं पढ़ा है, कि पढ़ेंगे तो उसके अंदर की बात समझ पे आएगी, तो उस पर ज़्यादा बेहतर बोल पाएंगे। लेकिन इसमें निश्चित रूप से उसको न्याय नहीं मिला न्याय के दरवाजे से। होना ये चाहिए हमारे विचार से, ये जो सुसाइड हो रहे हैं, चाहे पति करे, चाहे पत्नी करे, चाहे पत्नी उत्पीड़ित हो, चाहे पति हो, सभी हमारे भारत देश के नागरिक हैं। इस पे एक यूनिफाइड एक कानून होना चाहिए। मतलब आप पति पत्नी के मामले में एक स्पेशल कानून बनाएं। ये सारे जो जितने पुराने कानून हैं उसको एबॉलिश कर दीजिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे
हम कहते हैं उसको महंगा कर दीजिए, उसको निःशुल्क मत करिए, उसको आप आई कार्ड से जोड़ दीजिए, इनकम से जोड़ दीजिए कि जो पैसे वाला पति पत्नी है वो इतना कोर्ट फीस देगा, जो गरीब है वो उसका उस पर कोई कोर्ट फीस नहीं लगेगा, उसको वकील भी निःशुल्क मुहैया करिए। लेकिन घरेलू हिंसा, 125 CRPC, डाउरी एक्ट, उत्पीड़न, ये जो तमाम मुकदमे बने हुए हैं और ये मतलब प्रेशराइज करने के लिए लड़की 4-5 मुकदमा तो देना देर ठोक देता है, लड़के के पास कोई विकल्प नहीं है। निश्चित तौर पे बुरा पड़ रहा है और जो भी अभी तक जो कानून बने हैं उस कानून का सदुपयोग कम दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है, जिसका शिकार कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा युवा वर्ग हो रहा है। क्योंकि आज जो दौर चल रहा है इस दौर में नैतिकता का पतन हो रहा है और नैतिकता का जब पतन होगा तो निश्चित है कि लोग समाज से कटेंगे। हाँ, निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा इसका दुरुपयोग हो रहा है। वर्तमान समय में देखा जाए तो जो ये व्यवस्था, जो नए बच्चे हैं इस पे ये जरा सा भी ध्यान नहीं दे रहे हैं कि माँ बाप या संस्कार को भूल करके नए प्रवृत्ति, नए रूप में रह करके और ये समस्याएं पैदा कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर इस पर रोक नहीं लगाया गया तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसे में हम चाहते हैं कि इस पर सुप्रीम कोर्ट संज्ञान ले और संज्ञान लेने के उपरांत इसको या तो रद्द कर दे या कोई नया कानून लावे। जैसा कि 498 में सुप्रीम कोर्ट चिंता जाहिर कर चुका है और जो ये नई पीढ़ी है, युवा जो नई पीढ़ी है, उसमें जो पुराने संस्कार थे वो धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और सब लोग देख रहे हैं कि संस्कार विहीन होता जा रहा है धीरे धीरे जो है। तो इस तरह से कानून को और भी इस तरह का करना चाहिए कि दोनों पक्ष जो है सामान्य दोनों को अवसर मिले। अगर कोई महिला जो है पुरुष पे अत्याचार करती है या पुरुष जो है महिला पर अत्याचार करता है तो दोनों को समान अधिकार मिलना चाहिए और इस तरह का कुछ नया कानून जो है बनना चाहिए जो है और कानून में संशोधन होना जरूरी है। देखिए, सबसे बड़ी बात ये है कि जो आजकल का समय चल रहा है, आधुनिक काल चल रहा है, इसमें कोई भी चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, सब में एक ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, पारदर्शिता की ज़रूरत है कि सबके में एक समानता रहे, जिसके प्रकार उनको किसी भी आने वाली समस्या में उनको कोई भी सबको एक बराबर देखा जाए। तो क्या लगता है कि इस तरीके के कानून एक तरफा से हो गए हैं? देखिए, कानून इस देश में मैं मानता हूं कि जो फैमिली मैटर्स में जो मुकदमे हो रहे हैं वो इधर भी आपको एक बता दें, जब हम लोग नए प्रैक्टिस में आए थे 94 में तो एक फैमिली कोर्ट थी। आज 4 फैमिली कोर्ट हैं और 125 के मुकदमे हों चाहे मुकदमे हों, मतलब 3-3 महीने 4-4 महीने की डेट्स लग रही हैं। 125 में मतलब पति पत्नी को त्वरित न्याय मिल ही नहीं पा रहा है। हम तो कहते हैं यदि किसी पति पत्नी में कोई विवाद हुआ, कोई मुकदमा आया कोर्ट में, उसका 6 महीने में डिस्पोजल हो जाए। अब आप यदि मान लीजिए हम अपने पत्नी से तंग हैं और हम डाइवोर्स फाइल कर दिए तो मेरी ज़िंदगी में डाइवोर्स नहीं मिलेगा। चाहे क्रुएल्टी का ग्राउंड ले लीजिए, चाहे डिसर्शन का ले लीजिए, चाहे और उपलब्ध जितने ग्राउंड्स हैं डाइवोर्स में वो ले लीजिए, मतलब हमारे ज़िंदगी में उसका निस्तारण नहीं होना है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो इस प्रकार का जब न्यायिक डिले होगा और अपीलेट कोर्ट इतने हैं, फैमिली कोर्ट ने डिसाइड किया, हाई कोर्ट चला गया, हाई कोर्ट में डिसाइड किया, सुप्रीम कोर्ट चला गया। मतलब तारीख पे तारीख के जो मुकदमे होते हैं वो दीवानी मुकदमे को ही नहीं प्रभावित कर रहे हैं, फौजदारी मुकदमे को ही नहीं प्रभावित कर रहे हैं, वो फैमिली कोर्ट और पति पत्नी के रिलेशन को भी डिले कर दे रहे हैं। और जैसे मान लीजिए पत्नी ने हमारे ऊपर गलत मुकदमा दर्ज कर दिया तो उसका जल्दी निस्तारण हो जाए, दूध का दूध पानी का हो जाए। तो जो डिले हो रहा है, सारी समस्याओं का जड़ मैं उसी में देखता हूँ। ये बात लगातार वकील कर रहे हैं और सबका ये मानना है कि जब एआई इंजीनियर जैसा व्यक्ति ऐसा कदम उठा सकता है तो किस तरीके से मानसिक प्रताड़ना से गुजरा होगा। बेंगलोर के एआई इंजीनियर अतुल सुभाष ने हाल में सुसाइड कर लिया और आरोप लगाया कि पत्नी और ससुराल पक्ष ने उसे इतना प्रताड़ित किया कि उसको सुसाइड करना पड़ा। और इस पूरे मामले की अगर बात करें तो 498A जो एक्ट है उसमें तमाम ऐसे लोग हैं जो कई बार जो है जिन्होंने उससे प्रताड़ित होकर आत्महत्या की। और सुप्रीम कोर्ट ने भी ये कहा है कि जो 498A है वो एक तरह से जो ससुराल पक्ष है उसके बदला लेने का हथियार बन चुकी है। हमारे साथ प्रयागराज के कुछ अधिवक्ता हैं, कुछ आम लोग हैं, उनसे बात करेंगे और उनसे समझेंगे कि आखिर ये जो पूरा मामला है, जिस तरह से अतुल सुभाष ने एक 24 पेज का सुसाइड नोट छोड़ा है,
90 मिनट का वीडियो बनाया और कहा है कि उसके ऊपर फर्जी मुकदमे लगाए गए, फर्जी धाराएं लगाई गई। तो किस तरह से इस पूरे घटनाक्रम को देखते हैं आप? देखिए, ये घटना जिसको हम लोग कह सकते हैं कि ये अब्यूज़ प्रोसेस ऑफ लॉ, कानून निर्दोषों के लिए बना था, कि कानून ये बना था कि हमको न्याय मिल सके। लोग कानून का दरवाज़ा खटखटाते थे न्याय के लिए, बट ये जो 498A है, 498A बेसिकली आप समझ लीजिए क्या होता है, क्रूएल्टी बाय हस्बैंड एंड देयर रिलेटिव्स। तो 498A क्रूएल्टी बाय हस्बैंड, तो ये कानून जो बना था वो इसलिए बना था कि अगर वाइफ को हस्बैंड और उसके रिलेटिव तंग कर रहे हो तो वो ये मुकदमा लिखवा सकती थी। बट अब आज कंडीशन ये आ गई है कि एक AI इंजीनियर जो कि एक बहुत ही लिखा पढ़ा हुआ आदमी माना जाता है, उसने सुसाइड कर लिया और 24 पेजेस का जो उसने सुसाइड नोट लिखा है उसमें उसने अपना पूरा दर्द बयां कर दिया। उसमें उसने लिखा है कि इस जो हमें पत्नी के द्वारा इतना प्रताड़ित कर दिया गया है कि अब जीना मुश्किल लग रहा है, अब जीने की इच्छा ख़त्म हो चुकी है। और उसने एक और दर्दनाक बातें लिखी है कि मेरी अस्थि को तब तक ना विसर्जित किया जाए जब तक न्याय ना मिल जाए मुझे, और या तो अगर न्याय नहीं मिलता है तो कोर्ट के पास ही किसी नाली में मेरी अस्थि को विसर्जन कर दिया जाए। तो आप ये समझ रहे हैं कि एक मरता हुआ इंसान, जो कि एविडेंस एक्ट में भी बोला गया है, डाइंग डिक्लेरेशन, अगर कोई मरता हुआ इंसान कोई बात बोल के जाता है तो ये कानून में ये माना गया कि वो सत्य बोल के गया है। तो आप ये समझ लीजिए कि उसने तो अकॉर्डिंग टू एविडेंस एक्ट डाइंग डिक्लेरेशन उसने अपने वाइफ के खिलाफ और उसके परिजनों के खिलाफ कर दिया, और जिस पर सुप्रीम कोर्ट का भी देखिए बार ये व्यू आ रहा है कि 498A में चेंजेस होने चाहिए। चेंजेस इसलिए क्योंकि अब इसको एज अ टूल जैसे कि हस्बैंड वाइफ में थोड़ा सा भी पटरी नहीं खाती तो क्या करते हैं, लड़की और उसके परिजन इस कानून का इस्तेमाल करके लड़के पक्ष को हर एक मुमकिन तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। नहीं, हम यहाँ इस बात पे थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। 498A बेसिकली है तो ये टूल की तरह आज की डेट पे यूज़ हो रहा है, ठीक है, बट मेरा इतना ही सा सबमिशन है कि वेन एवर द कोर्ट टुक कॉग्निजेंस अगेंस्ट 498A, इट लुक इनटू द ग्रीवांसेस ऑफ ईच एंड एवरी पार्टीज़ कि एक्चुअली कहाँ तक चीज़ें जा सकती हैं। कोर्ट ने बहुत अच्छा करा है कि मीडिएशन का एक प्रोसेस बना रखा है। 498A बेसिकली हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट है। हस्बैंड वाइफ डिस्प्यूट जो है इट मे बी सॉल्व्ड बाय द फैमिलीज ऑफ देयर रिस्पेक्टिव्स, और कई बार बड़े बुजुर्गों और समाज के उच्च लोगों के माध्यम से भी ये सलाह समझौता हो जाता है। लेकिन एक साइडेड जो कभी एक्शन ले लिया जाता है या एक साइडेड फॉल्सली इम्प्लीकेट करके पूरे की पूरी इंटायर फैमिली को हस्बैंड की जो इम्प्लीकेट कर दिया जाता है, उससे कहीं ना कहीं फादर जिनकी एज किसी भी सूरत में 50-55 साल है, मदर जिनकी तमाम छोटी बड़ी बीमारियां हैं, जिनकी उम्र 60-65 साल है, तो उस लिहाज से भाई हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, बच्चे हैं, बहनें हैं जिनकी शादियां नहीं हुई हैं, जिनकी शादियां हैं, जिनका इंटायर फ्यूचर पड़ा हुआ है, वो भी केवल इस एक 498A से कर्टेल हो जा रहा है। कोर्ट जब भी इस तरह के मैटर्स को देखती है तो ऑब्वियसली कोर्ट अपने विवेक से बेहतर और सर्वोत्तम करती है, लेकिन मेरा केवल इतना कहना है कि जब इन्वेस्टिगेशन हो और इन्वेस्टिगेशन का जो पार्ट या जो केस डायरी SHO के माध्यम से जो कोर्ट में आती है, जब लोअर कोर्ट उस पर कॉग्निजेंस ले तो एविडेंसेस को ऑन रिकॉर्ड करे, तब वो कॉग्निजेंस ले। ये नहीं कि आज पत्रावली प्रस्तुत हुई और समन जारी, लिखा पढ़ी वाला जो एक स्टेटमेंट आता है वो कहीं ना कहीं पूरे परिवार को यहाँ से वहाँ न्याय के लिए विचलित करता है। अतुल सुभाष का केस आपने भी सुना होगा। जी,
मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर हम इंडिया में रह रहे हैं और इंडिया में हम जस्टिस की बात करते हैं तो हम इक्वालिटी की भी बात करते हैं। जब आर्टिकल 14 दिया जाता है तो राइट टू इक्वालिटी सिर्फ एक जेंडर के पास नहीं होता है, वो जेंडर न्यूट्रल रहता है। तो क्यों हमेशा सिर्फ एक की बात सुनी जाती है? यहाँ पे सिर्फ विमेन की बात अगर आती है तो मान लेते हैं हाँ मैन की ही गलती होगी, बिना चीज़ें और सारी चीज़ें देख के उसको। और ये चीज़ें सारी ना पार्लियामेंट के हाथ में है कि वो ऐसे लॉज बनाए जो जेंडर न्यूट्रल रहे। लेकिन इस बार भी उन्होंने जब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता में कन्वर्ट करा तो उन्होंने जेंडर न्यूट्रलिटी पे ध्यान नहीं दिया। पर्सनल एक्सपीरियंस है कि हम लोग जब भी थाने पे गए, हम लोगों ने बात किया, हमने कानून दिखाए कि हमने एविडेंस सबमिट किए, उसने सारे एविडेंसेस को दरकिनार करके कहा ये 498A में पुरुष का कोई भी बचाव नहीं है, महिला इसमें जो भी कह देगी, जिसने भी जैसे किया वो महिला की बात मानी जाएगी। तो अब आप बताइए, इसके बाद एक आदमी के पास जो इज्जतदार आदमी रहेगा, इज्जतदार आदमी के पास इज्जत के सिवा तो कुछ होता नहीं, तो वो तो मरना ही पसंद करेगा। 498A जैसे कानूनों में संशोधन नहीं होगा और जब तक उसमें कुछ सुधार नहीं होगा तब तक इस तरह के तमाम मामले सामने आते रहेंगे। क्योंकि जब ये मामला किसी थाने में, कोर्ट कचहरी में पहुंचता है तो आम तौर पर एक परसेप्शन बना लिया जाता है कि इन मामलों में गलती पुरुष की ही होगी और उसका खामियाजा जो हाल में एआई इंजीनियर ने उठाया है, ऐसे तमाम लोग लगातार उठाते रहते हैं। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ स्टेट, उत्तर प्रदेश। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।